हेलो एंड वेलकम टू मते मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर। मुज़ाकरात का खेल खत्म, वजीर आजम ने कमीशन की तश्कील से इनकार कर दिया। पार्लिमानी कमेटी की पेशकश, पीटीआई ने वजीर आजम की बात मानने से इनकार कर दिया। दोबारा एहतजाजी तहरीक की तैयारियां शुरू, बानी पीटीआई ने मुज़ाकराती कमेटी तहलील कर दी। इसके अलावा पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी, बरतानवी हुकूमत ने पाकिस्तानी निजाद मोहम्मद यासीन को पाकिस्तान के लिए तिजारती एलची मुकर्रर कर दिया। मोहम्मद यासीन कौन है और पाकिस्तान के लिए बरतानिया हुकूमत में क्या लॉबिंग करते रहे हैं, अहम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और गाड़ियां खरीदने के मामले पर एफबीआर और सेनेट कमेटी में फड्डा। सेनेट खजाना कमेटी के अहम इजलास में फैसल वावडा ने एफबीआर अफसरान पर गाड़ियों की खरीदारी में रुकावट बनने पर जान से मारने की धमकियों का इल्जाम लगा दिया। सेनेटर सलीम मानवीवाला ने भी मैसेजेस मिलने का दावा कर दिया। एफबीआर ने सेनेट खजाना कमेटी के मुतमईन होने तक गाड़ियों की खरीदारी रोक दी। कमेटी इजलास की अहम तफसीलात भी आज आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं मुज़ाकरात के हवाले से, जिस पे शहबाज शरीफ साहब ने आज कुछ नई पेशकश जो है वो की है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नदीम अफजल चंद साहब, सीनियर रहनुमा हैं फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अस्सलाम वालेकुम चंद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए चंद साहब। आज जो नई डेवलपमेंट ये थी कि शहबाज शरीफ साहब ने मुज़ाकरात का जिक्र तो किया, लेकिन जुडिशल कमीशन का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि पार्लिमानी कमेटी बना लेते हैं। इसका मतलब 28 तारीख को अगर पीटीआई आ भी जाती तो भी उनको यही मिलना था। तो अब हम समझे कि डेडलॉक ही है मुज़ाकरात में। देखिए जी, मेरे ख्याल में डेडलॉक तो कमीशन में और पार्लिमानी कमेटी में बड़ा फर्क है। तो हुकूमत अगर कमीशन नहीं बना रही तो फिर इसका मतलब यही है कि कमीशन के अलावा फिर बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन सच्ची बात है, ये मुल्क का नुकसान है। अगर ये क्योस, ये पैनिक इस तरह चलती रही तो इससे मुल्क का नुकसान होगा, पाकिस्तान का नुकसान। ये बताएं कि जो है बार बार ये कहा जाता है कि 2018 में भी जब इलेक्शन रिगिंग की बात हुई थी तो पार्लिमानी कमेटी जो है वही बनाई गई थी, तो अभी भी पार्लिमानी कमेटी बना ली जाए। और फिर ये तनकीद भी की जाती है कि उस वक्त पीटीआई वाले जो हैं क्योंकि वो जानते थे कि कोई ऐसी चीज़ें जो हैं वो सामने ना आ जाए, इसलिए वो पार्लिमानी कमेटी ही बना रहे थे। तो अब भी खदशा है हुकूमत को कि ऐसा ना हो कि कोई ऐसी चीज़ें सामने आ जाए, इसलिए पार्लिमानी कमेटी तक ही बात रखी जाए। लेकिन ये एक बड़ा पाकिस्तान में एक जो तब्दीली आई है, जो चीजें सामने आ गई हैं कि अब पाकिस्तान की अवाम को ये तो पता चल गया कि इस मुल्क में कभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ। कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी, कंट्रोल्ड इलेक्शन, कंट्रोल्ड रिजल्ट ये हमेशा आते रहे हैं और ये कोई पहली दफा नहीं हुआ। लेकिन देखना यह है कि क्या हमने इसी तरह निजाम चलाना है या हमने इस निजाम को ठीक करना है। अगर निजाम ठीक पार्लिमानी कमेटी से हो सकता है तो पार्लिमानी कमेटी ने इससे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर सारे लोगों की अपॉइंटमेंट की है। इसका मतलब है कि वो तो ठीक नहीं हुआ। बिल्कुल। और अगर कमीशन बनाने से ही काम चलेगा तो कमीशन भी कई चीजों पर बना है। असल चीज है नीयत, कि हमारे हुक्मरानों की, हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस की नीयत क्या है। आपस में बैठ के निजाम ठीक करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो मेरे ख्याल में तो इस वक्त जो नीयत है, उस नीयत के ऊपर क्वेश्चन है। और बाकी अगर नीयत ठीक हो तो मामला तो 2 दिन में ठीक हो सकते हैं। ठीक जी जी चंद साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। सर, लोग बड़ी तवक्को रखते हैं कि क्योंकि पीपल्स पार्टी एक कोलिशन पार्टनर है, मान लिया पावर में नहीं है, उन्होंने कोई सीटें वगैरह नहीं ली, लेकिन बड़े बड़े ओहदे तो उन्होंने लिए हुए हैं। चेयरमैन सेनेट हूँ, फिर उसके बाद आपके सदर पाकिस्तान हो या गवर्नर्स के ओहदे हों, लिहाजा आप एक्टिवली इन्वॉल्व तो हैं। ठीक है, वजारत कैबिनेट में नहीं है। तो इस वक्त अगर आपकी पार्टी के लोग भी इन मुज़ाकरात में शरीक हैं सर, तो पीपल्स पार्टी भी वही लाइन उसने ली हुई है मुज़ाकरात में, और उनकी तरफ से भी कोई लचक नहीं है कि हुकूमत को उन्होंने कोई मजबूर नहीं किया कि आप भी ज़रा इन मुज़ाकरात को ज़रा मीनिंगफुल बनाए। जैसे आप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात नाकाम हुए या हो रहे हैं या हो गए हैं तो मुल्क का नुकसान है, तो पीपल्स पार्टी का एफर्ट तो हमें कहीं नज़र नहीं आ रही इन ये मुज़ाकरात को खान साहब के और इनके हुकूमत के दरमियान कामयाब करने की। देखिए, जो छोटे मोटे क्लासरा साहब जो कॉस्मेटिक मुज़ाकरात हो रहे हैं, मेरे ख्याल में शायद ये भी पार्टी का कोई प्रेशर ही होगा, वरना 1 साल गुजर गया है, कौन मुज़ाकरात के नजदीक आया है। और पीपल्स पार्टी तो जमहूरियत पे बिलीव रखती है और डायलॉग पे बिलीव रखती है और इस निज़ाम को हम ठीक करना चाहते हैं। लेकिन ये बात आपकी हकीकत है कि लोग हमें भी जिम्मेदार इसमें ठहराते हैं, लेकिन हम ड्राइविंग सीट पे तो है नहीं।
हमारी तो यही ख्वाहिश है कि अगर पीटीआई या दूसरी पॉलिटिकल फोर्सेस अगर पीपल्स पार्टी को किरदार अदा करने का कहेंगे तो पीपल्स पार्टी जरूर किरदार अदा करेगी। और पीपल्स पार्टी आप भी चाहती है, हमारी सीसी के अंदर भी, हमारी वैसे भी मीटिंग में हर वक्त ये डिबेट होती है कि इस मुल्क को इस क्योस से, इस जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, इसे जरूर निकालना चाहिए। और डायलॉग के बगैर या मज़ाकरात के बगैर क्लासरा साहब और कोई ऑप्शन नजर नहीं आती। तो सर ये अभी आपने कहा कि अगर ये मुज़ाकरात हो रहे हैं इनके दरमियान जो भी फेस सेविंग के लिए या एक कॉस्मेटिक हैं, तो आपने कहा पीपल्स पार्टी का शायद रोल हो, तो अगर ये हुए भी हैं और नतीजा कोई नहीं निकला, ये तो वही वाला हिसाब है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बारह आने वाला हिसाब है। अगर एक महीना लगा भी लिए, मीटिंग्स हो गई, मिल लिया, गपशप कर ली, वो मीडिया पे आ गए, उन्होंने अपनी बातें कर ली, दोनों साइड्स निकाल ली, टीवी शोज़ में आ गए, ट्विटर पे हो गया, तो इसका क्या मतलब इस एक्सरसाइज का क्या इसका फिर फायदा? पहले दिन से दोनों पार्टी दोनों साइड नॉन सीरियस थी सर। देखिए क्लासरा साहब, एक्सरसाइज का फायदा तो जरूर होता है जी। अच्छा। ये कहना कि इस एक्सरसाइज का फायदा नहीं होता, मैं इसे इत्तेफाक नहीं करता। एक्सरसाइज का फायदा जब आपस में बैठते हैं तो बहुत सारी चीजें, देखे ना पीएससी का मसला हल हुआ और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, आगे कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा पॉलिटिकल वर्करों के खिलाफ, यह चीजें खान साहब को सजा भी हुई है तो कोई सड़कों पे नहीं आया या किसी ने ऐसा कोई मामला नहीं हुआ, एक ड्यू प्रोसेस के जरिए मामला आगे कोर्ट्स के अंदर चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में चीजों का फर्क तो पड़ता है, लेकिन इसमें और ज्यादा फर्क पड़ना चाहिए। और जो बदकिस्मती है, मैं समझता हूँ अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाना है, नया पूरा इलेक्शन कमीशन लगना है, उस पर इत्तेफाक होना चाहिए। और अभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन फ्यूचर के लिए, चलो पिछला इलेक्शन तो कोई नहीं ठीक करेगा, मुझे तो तवक्को नहीं है कि कोई इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जरिए या कमीशन के जरिए कोई बेहतरी आ जाए। मुझे तो जाती तौर पे पॉलिटिकल वर्कर होने की चीज से मुझे खुद उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को आगे चलाने के लिए बहुत सारी चीजों पर बैठ के बात करनी पड़ेगी। अच्छा सर, अभी आपने पीएससी की बात की, ना मुल्क के फायदे में ना जमहूरियत। आपने अभी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की बात की, बड़ा एक रेलिवेंट आपसे सवाल बनता है क्योंकि आप खुद इसके मेंबर भी रहे हैं सर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, और बड़े अहम दौर में थे जब चौधरी निसार अली खान साहब इसके 2008 से 2012 तक इसके चेयरमैन रहे, आप मेंबर थे। फिर जब चौधरी साहब इसको इस्तीफा दे के गए तो फिर अगेन आप उनकी जगह चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी रहे और आपने बड़े अच्छे तरीके से चलाई, दबंग तरीके से। चौधरी साहब भी बड़े दबंग थे तो कम आप भी नहीं थे, आपने बड़ी अच्छी चलाई सर। तो लिहाजा पीएससी की इंपॉर्टेंस को बड़ा अच्छी तरीके से समझते हैं। एक तो ये है कि एक साल तक इस कमेटी का कोई चेयरमैन ही नहीं बनाया गया क्योंकि इसमें हुकूमतों को एक्ट्स ऑफ ओमिशन, कमीशन, इरेगुलरिटीज, फ्रॉड, स्कैंडल वो सारे आते हैं। एक तो ये बताइएगा कि एक साल तक ना बनाकर तो ये भी तो एक डेमोक्रेटिक बेमानी की गई है कि अकाउंटेबिलिटी तो सबसे ज़्यादा आपकी उसमें होती है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में होती है, और इसको एज ए पॉलिटिकल ब्राइब और इसको पॉलिटिकल टूल के लिए रखा गया था कि कल को कि हम डील करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे, मुज़ाकरात के बाद देंगे, किसको देंगे, शेख वकास अकरम को नहीं देंगे, उमर अयूब को नहीं देंगे, तो हम उस जुनैद अकबर साहब को देंगे जिनका शायद तजर्बा भी एक्सपीरियंस इस लेवल की कमेटी के लिए नहीं है जो है उनके दोस्तों के लिए, हामियों से मादरत के साथ। तो ये कोई डील के नतीजे में जुनैद अकबर साहब आए हैं, आपका ख्याल है मुज़ाकरात के नतीजे में निकले हैं? क्योंकि नो ऑफेंसेस टू हिम, ही माइट बी गुड मैन, मुझे तो उनकी कैपेसिटी नहीं लग रही इतनी बड़ी ये कमेटी को चलाने की सर। आपने देखा हुआ है कितनी बड़ी कमेटी, आप तो खुद चलाते रहे हैं सर, इसमें कितने इश्यूज हैं? देखिए क्लासरा साहब, मेरे ख्याल में तो जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, ये आपकी बात ठीक है कि एक साल डिले हुआ है और ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है इस पार्लिमानी निज़ाम के साथ, और अवाम का कस्टोडियन जो अगर फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे बड़ा कट जो कस्टोडियन है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है पार्लियामान के जरिए। तो ये सच्ची बात है, ये कोई अच्छी बात नहीं है और ये बैड गवर्नेंस का एक वो बोलता सबूत है। दूसरी, अगर मैं समझता हूँ कि अपोजिशन को मिल गई है तो ये एक अच्छी रवायत है, हुकूमत को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। चलो साल बाद मिली, लेकिन चलो कुछ अकल आ गई, दे दी। अब मैं समझता हूँ अपोजिशन का भी इसकी जिम्मेदारी है कि वो बैठ के मामलात अकाउंटेबिलिटी को आगे चलाए अपने। अच्छा सर, आपने पोजीशन की बात की चांद साहब, क्योंकि आपका मेरा ये फेवरेट सब्जेक्ट है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, मैं भी इसको 2000 से कवर कर रहा हूँ। आपका भी फेवरेट है, आप भी इसमें बड़े धुआंधार किस्म की रिपोर्टिंग करते रहे जी। दैट्स व्हाट आई सेड, मैं कि आपका और मेरा दोनों का बड़ा इंटरेस्ट है इसमें, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में हमारा फेवरेट टॉपिक है दोनों का। सर मैं इसको 2000 से जब जनाब मुशर्रफ साहब ने इसको ओपन किया था, एचयू बेग साहब इसके चेयरमैन बने थे और टेक्नोक्रेट्स थे इसके मेंबर थे, व्हाट अ कमेटी इट वाज, बड़े अच्छे
अच्छे ज़बरदस्त इसके मेंबर थे और वो चेयरमैन थे, वो दैट्स अनदर स्टोरी, फिर आपका दौर चॉइस आपका। लेकिन हमने एक चीज़ देखी जो आप कह रहे हैं अपोजिशन को मिलनी चाहिए, ये मतलब शुरू में तो बड़ा हमें ये अच्छा लगता था कि अपोजिशन का बंदा इसका चेयरमैन होगा, लेकिन नो ऑफेंसेस सर, जब ये खुर्शीद शाह साहब बने, इसके चेयरमैन बने 2013 में, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है और वो अपोजिशन लीडर थे, तो उसके बाद तो एक मलियामेट हुई सर ये कमेटी, क्योंकि सारे जो ऑडिट पैरे आ रहे थे वो तो आपकी पीपल्स पार्टी हुकूमत के आ रहे थे, वही रिपोर्ट्स आ रही थी। 5 साल हुकूमत तो उसमें आप लोग करके गए थे, अपोजिशन ये करके गई थी जो आप बैठी थी, तो लिहाजा इवन जो उनके अपने खिलाफ ऑडिट पैरे थे खुर्शीद शाह साहब के खिलाफ, वो खुद बैठे सेटल कर रहे थे। तो कमेटी का वो जो इम्पैक्ट आना था, कमेटी की न्यूट्रलिटी आनी थी, तो अपोजिशन को जब आप देते हैं, वो 4-5 साल हुकूमत करके आ रही होती है, उसकी ऑडिट रिपोर्ट्स आ रही होती है, उसके खिलाफ स्कैंडल और करप्शन वही मेंबर्स, वही चेयरमैन बैठ के देख रहे होते हैं, तो जिनके खिलाफ ऑडिट रिपोर्ट्स हैं। अभी भी पीपल इनका पीटीआई के जो लगे हैं, तो पीटीआई की अभी आने वाली हैं, ये रिपोर्ट्स आने वाली हैं सर, तो ये तो फिर उसका मकसद हल नहीं होता कि अपोजिशन को देना है। खिलाफा साहब, असल में तो ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद ये एक अरेंजमेंट थी कि अपोजिशन की जो अकाउंटेबिलिटी है वो अपोजिशन को दी जाए, लेकिन बैकलॉग जो है वो हर वक्त तो नहीं रहता कि 4-5 साल पहले। और दूसरा जो इसकी कंपोजिशन है, आप उसमें अकेला चेयरमैन कुछ नहीं कर सकता। एक तो मीडिया ओपन होता है, दूसरा असल चीज है ऑडिटर जनरल ऑफिस को स्ट्रॉन्ग करना। नहीं सर, खुर्शीद शाह साहब तो, मैं आपकी सॉरी बात काट रहा हूं ब्रदर, खुर्शीद शाह साहब तो कोई मीडिया से नहीं डर रहे थे। मैं वहां मीटिंग में जाता था, वहां तो धड़ल्ले से टन्नू के हिसाब से सेटल हो रहे थे, ऑडिट पैरे हो रहे थे। बल्कि आपको याद हो अख्तर बुलंद राना साहब थे इसके एडिटर जनाब पाकिस्तान, वो एहतजाज जनाना छोड़ गए थे। उसने कहा जनाब हमारे एडिटर जो हैं वो डिसअपॉइंट हुए, डिस्करेज हुए, डिमोरलाइज हुए, हमने इतनी मेहनत करके ऑडिट पैरे लेके गए और वहां पर टन्नू के मन्नू के हिसाब से सारी रिपोर्ट जो है ना, वो कहते फॉर गिवन एंड फॉरगेट वाला हिसाब है सर। तो वो तो उस दौर में भी हमने देखा। खिलाफा साहब, आप समझते हैं कि अकेला चेयरमैन कुछ नहीं होता, ये पूरी कमेटी जो है उसका एक इख्तियार होता है और हर मेंबर बैठ के इसके ऊपर उसकी वो अपनी राय देता है और वो वीटो भी कर सकता है, वोटिंग भी करवा सकता है। तो चेयरमैन के अकेले बस में कुछ नहीं होता। सारी कमेटी, और कमेटी में अब 16-17 मेंबर हैं, जिसमें अपोजिशन के भी हैं, सेनेट के भी हैं, कौमी असेंबली, बड़ी पावरफुल कमेटी बनाई जाती है इसको देख के। तो मैं समझता हूँ कि ये अकाउंटेबिलिटी का बहुत अच्छा टूल है और इस पे जितना इफेक्टिव तरीके से अब भी, इसके अलावा आपके पास अकाउंटेबिलिटी का बेस्ट निजाम आपके पास कोई नहीं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अलावा। अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आप, अच्छा, वैसे मेरा ये ख्याल है कि रादर देन ये, मैंने देखा, मैं भी बड़ा इसका हामी था कि अपोजिशन जो लीडर जो है या अपोजिशन का बंदा इसके चेयरमैन बने, लेकिन अब ये सारे क्योंकि लोग जो हैं हुकूमतों से होके आ रहे हैं, इनकी मैंने वहाँ पे देखी हैं चीज़ें, तो मैं इस नतीजे पर पहुँचा नहीं, एक फेयर, बैलेंस्ड, एक इंटेलिजेंट, एक इंटेग्रिटी वाला बंदा हाउस में से, वो हुकूमत का हो या अपोजिशन का हो, उसको बनाना चाहिए जिसके अपने स्केलेटन। आपके आर्गूमेंट्स में ये वजन है, आपके आर्गूमेंट्स में बिल्कुल वजन है। और दूसरा, हुकूमत का बंदा अगर बनाएगा तो मेरे ख्याल में एग्जीक्यूटिव उसके साथ तामन भी करेगी। इस पर डिबेट हो सकती है, इस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन असल चीज है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी को कामयाबी से चलाना पार्लिमानी निजाम को कामयाब करने के मुताबिक है। और इस वक्त तो पार्लिमानी निजाम क्वेश्चनेबल है, पब्लिक अकाउंट कमेटी तो बात की बात है ना। असल चीज है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन और उसके जरिए कोई हुकूमत बने, और पार्लिमानी निजाम को, पार्लिमान को आप क्या अहमियत देते हैं? इस वक्त तो पार्लिमान को अहमियत देने की मैं समझता हूँ उसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए कि पार्लिमान कितनी इफेक्टिव है। अच्छा सर, इस पे अगर पार्लिमान में हर वक्त लड़ाई होती रहेगी, पार्लिमान में तो तकरार ही होती रहेगी, कोरों में पॉइंट आउट होता रहेगा, तो क्या डिबेट होनी है? अच्छा, हम लोग तो अभी आपने वो बात की ना सर इसकी पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट के अंदर जो गालम गलोच, हुल्ला गुल्ला सारा होता है, पी का ऑर्डिनेंस, पी का लॉ बाकियों पे तो लागू हो रहा है, जो वहाँ पे तकरीरें होती हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं झूठे सच्चे, खैर वहाँ उन पे तो नहीं लागू होगा क्योंकि उसमें इम्यूनिटी है। हम ये तवक्को किए बैठे थे, सहाफ़ियों का गिला है आपसे, क्योंकि आप लोगों को डेमोक्रेट समझा जाता है, कंपैरेटिवली वो कहते हैं इनके डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स बेहतर हैं, बेनजीर भुट्टो साहब का हवाला दिया जाता है। जो तवक्को की जा रही है, जो पी का ऑर्डिनेंस लॉज आए हैं और जितनी इसमें पावर्स दी गई हैं, वो कहते हैं ये तो जनाब ज़िया, जनाब मुशर्रफ दौर में भी कभी इस तरह की कोई सख्ती नहीं देखी गई थी, जो अब एक तरह का समरी ट्रायल टाइप चीज़ें दी जा रही हैं, उठाओ इनको गिरफ्तार कर लो, वारंट है नहीं है, फिर सुप्रीम कोर्ट तक आपने जाने, कौन सुप्रीम कोर्ट का वकील कर सकता है एक सहाफ़ी या कोई भी काम
एग्जामिनर जो, तो और उस पर तवक्को थी कि आप लोग रजिस्ट करेंगे, ये कौमी असम्बली में सेनेट में चलें, वहाँ पे भी आपने कंप्रोमाइज़ किया। आखिरी उम्मीद थी वो सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब थे, सहाफ़ियों से बड़ी इनकी दोस्तियाँ होती थी, तल्लुकात होते थे, सहाफ़ियों ने उनके लिए बड़ा लिखा भी सही, बड़ा उनको सपोर्ट भी थी जब जेलों में थे। जब आप लोग जेलों में थे, मुश्किल थे, बेनज़ीर हूँ, जरदारी साहब सारे, तो इसी मीडिया ने आप लोगों को सर सपोर्ट दी, वो खड़ा किया मुशर्रफ दौर में, इवन पीछे से ज़िया दौर में, जो भी थे नवाज शरीफ साहब दौर में। आप लोगों को आज हाथ लगे तो आपने कहा नहीं, इनको पकड़ें, जेलों में डालें, इनको 3-3 साल दें, 20-20 लाख जुर्माने करें, जमानतें ना होने दें। आप समझते हैं कि सदर जरदारी साहब को रोकना चाहिए था, आपकी पार्टी को एक्टिव रोल अदा करना चाहिए था? सहाफ़ी इतने बुरे भी नहीं है सर जितना आप लोगों ने समझ लिया सर। दे हैव बीन वेरी नाइस टू पीपल्स पार्टी इन डिफिकल्ट टाइम्स, इवन नवाज शरीफ साहब के साथ। तुरासा साहब देखिए, जहां तक पीका एक्ट का तल्लक है, कोई ये अच्छी कानून साजी नहीं है, और फेक न्यूज भी एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। आप भी इसको फेस करते रहे, हम भी फेस कर रहे हैं। True. और मैं समझता हूँ कि ये कानून तो इस जरूरत तो है, लेकिन असल चीज है कि कानून बनाने का तरीका, उसमें नीयत का ठीक होना और कानून का इस्तेमाल गलत या सही होना, ये ऐसी डिबेट है जो मैं समझता हूँ पार्लियामान के अंदर बड़ी ओपनली होनी चाहिए थी, सिविल सोसाइटी के अंदर डिबेट होनी चाहिए थी, मीडिया के ऊपर, और तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड ले के ये कानून साजी होनी चाहिए। तो अभी अगर हो गई है तो पीओ पार्टी कोशिश कर रही है इसमें को अमेंडमेंट करने की, लेकिन इस कानून साजी को मैं कम से कम जस्टिफाई नहीं कर सकता। चले सर, यू आर वेरी फेयर मैन, आप जैसे बड़े ऑनेस्ट लोग कम बच गए पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में जो अपनी पार्टी के स्टांस के खिलाफ बात कर रहे हैं। इट्स वेरी रेयर सर। अब थोड़ा सा आपको कराची लेके चलते हैं सर। पार्टी देखिए, पार्टी भी राय लेगी तो मैं अपनी राय जरूर दूंगा, और मैं समझता हूँ कि ऐसी कानून साजी जिससे किसी का गला दबाया जाना हो या किसी का गला घोटना हो, तो यकीनन हमारे मुल्क में इससे पहले भी ऐसे ऐसे कानून हैं कि जिसका इस्तेमाल बड़ा गलत हुआ है जी। और आप सड़कें बनाएं, हर चीज करें, लेकिन अगर ज़हनी तौर पे आजादी हम ना हो तो इस तरक्की को हमने क्या करना है? या एक रियासत होती है तो रियासत में सबसे बुनियादी चीज है इंसान की ज़हनी शख्सी आजादी। तो ये कानून जो है ये ज़हनी और शख्सी आजादी के जरा इससे वायलेट करता है, उससे टकराता है। तो मेरे ख्याल में इस पे डिबेट जरूर होनी चाहिए और इस पे रिव्यू होना चाहिए। आपने बड़ी अच्छी बात की सर। आपको अगेन और इसी वजह से पार्टी के अंदर जरा अंडर फायर भी रहते हैं, वो भी मुझे पता है आपके इन व्यूज की वजह से। अच्छा सर, अब जरा कराची चलते हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने कल परसों बड़ी फेरी एक स्पीच की, और जब कराची के ताजरों ने वो रिपोर्टेडली उन्होंने एहसन इकबाल साहब को कहा कि जनाब कराची का बहुत बुरा हाल है, आप यहाँ कुछ काम नहीं हो रहे, तो आप ये मरियम नवाज साहबा को है वो इधर सिंध भेज दें। इसके बाद जो उनके आपके वजीर आला सिंध है मुराद अली शाह साहब, इनको पंजाब ले जाएं। तो उस पर बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ा रिएक्ट किया। उन्होंने कहा जनाब ये चुगलियां मत किया करें, अगर किसी को कंप्लेंट है तो मेरे पास आकर करें। हाउ डू यू सी दैट? ये कंपैरिजन है, बनता है कि मुराद अली शाह साहब तीसरी दफ़ा वजीर आला बन रहे हैं, 10 साल से वजीर आला हैं, आपकी पार्टी भी मतलब 10-12 साल 15 साल से पावर में है, लेकिन वो लगता यह है कि सिंध के लोग या कराची स्पेशली वो खुश नहीं है, उन्हें लगता है कि कुछ चेंज नहीं आ रही, नथिंग इज हैपनिंग। और उसके बाद बिलावल साहब ने गुस्सा किया। देखिए साहब, ये बड़ी अच्छी डिबेट है। कराची का जो मेयर बना है नौजवान आदमी है मुर्तज़ा बाब, कराची में जो इससे पहले लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल थी, कराची में आपको पता है कितने बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। कराची में पैसे की जो रेल पेल है उसमें कुछ सिर्फ एक हुकूमत, सूबाई हुकूमत स्टेक होल्डर नहीं है, बहुत सारे स्टेक होल्डर हैं। लेकिन इससे पहले बोरी बंद लाशें या भत्ते या जो कुछ होता था वो भी आपके सामने है। और कराची में डेवलपमेंट आप जाके देखें, अगर कोई कंपैरिजन करना है, भत्ते तो पंजाब में भी लिए जाते हैं, हर जगह पे लिए जाते हैं, लेकिन कराची एक बिजनेस सिटी है, एक हब है और मुल्क की बैकबोन है, उसकी अहमियत अपनी जगह है। और मैं समझता हूँ जितना भी काम हो वो थोड़ा है, उधर और ज्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर ये कहेंगे कराची के हालात बेहतर नहीं हुए तो ये ज्यादती होगी। अच्छा, वो खालिद मकबूल सदीकी साहब ने बिलावल भुट्टो साहब की तकरीर का जवाब दिया। सर MQM के लीडर हैं, आपको पता है। उन्होंने कहा जनाब के ताजरों से गुफ्तगू में बिलावल का लहजा धमकी अमेज था। आप कहते हैं पर्चियाँ आना बंद हो गई, आज रोजाना की बुनियाद पर भत्ता तलब किया जा रहा है, अगर ना देने पर रोज कत्ल किए जा रहे हैं। आपने ताजरों से मुलाकात में स्ट्रीट ये क्राइम पर माफ़ी क्यों नहीं मांगी? कराची शहर आपके आने के बाद जिस शक्ल में उसकी वजाहत तो करें। आप सोचे समझे मनसूबे के तहत कराची को आप तबाह कर रहे हैं। ये MQM के खालिद मकबूल सदीकी साहब ने बिलावल साहब की तकरीर का जवाब दिया। सर अब अगर MQM कहेंगे कराची जब से MQM का कंट्रोल खत्म हुआ है तो कराची तो यकीनन एक बेहतरी की तरफ गया है। अगर उनके मैं बड़े काबिल इज्जत हैं, क्या मैं उनको जवाब दूं?
और हालत यह है कि इस वक्त उनके ऊपर एक मैं कमेंट्स करना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होगा। तो जिनका अपना मैंडेटरी क्वेश्चनेबल हो वो क्या दूसरों पर डिबेट करें। अच्छा सर, लास्टली क्योंकि कंपैरिजन किया गया है कि मरियम नवाज साहबा को 1 साल यहाँ पे पंजाब में, आप खुद पंजाब से हैं, पहले भी आपने उस्मान बुज़दार साहब, इससे पहले हमने सारी चीज़ें देखी हैं। अभी उनका कंपैरिजन जो हुआ है वो उनके साथ हुआ है मुराद अली शाह साहब के साथ। जैसे मैंने कहा 10-11 साल से वो उसमें वज़ीर आला हैं, लेकिन वो कहते हैं मरियम साहबा की परफॉर्मेंस बेहतर है, मतलब है उनके नाकदीन कह रहे हैं या उनके हिमायती कह रहे हैं, वटेवर। आप इसको कैसे देखते हैं कि ये किसकी आपको बेहतर लगती है? बाकी मरियम साहबा को पंजाब में कर रही हैं या जस्ट टिक टाक है, ये कैमरा एक्शन लाइट्स वाला काम हो रहा है और ऑन ग्राउंड कुछ नहीं हो रहा? साहब, दो वज़राए आला का मुवाज़ना करना तो मुनासिब इसलिए नहीं है कि कराची के हालात ये हैं, कराची वालों का कोई ताया जो है वो वज़ीर आज़म नहीं है। यहाँ इससे पहले एक भाई वज़ीर आला और दूसरा भाई वज़ीर आज़म कराची वालों का नेता भी बना। कराची लाहौर में परमानेंट, कराची में एक रेंजर्स आपने बिठाई हुई है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो तो आपको पता है, सारी सूरत हाल सामने है। और जो कराची में मजहब के नाम पे या लसानी बुनियादों पे जो लड़ाई थी वो पंजाब में कोशिश की लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में वो परवान नहीं कर सकी। लेकिन यहाँ तक बत्तों का वो तो आज भी आप पंजाब के जिस जिले में जाएं, अगवा बराए तवान भी है, बत्ता भी है, सारा कुछ है, लेकिन कुछ अच्छे काम भी कर रहे हैं पंजाब हुकूमत। मैं कहूँ सफाई के मामले में सफाई वाला बड़ा इनिशिएटिव है, बड़ा पसंद किया जा रहा है। उन्होंने की है ई टेंडरिंग, एक अच्छा काम किया है ठेकों के हवाले से। सुना है उसके एमपी बड़े नाराज है मरियम नवाज साहबा से, जब से ई टेंडरिंग शुरू हुई 100-150 रुपया। वो सुना लोग जिन्होंने एडवांस पकड़े हुए थे ना जी, हमारे जिलों में भी, अच्छा, जो ठेकेदारों से कंट्रोल शेड लगवा रहे थे और ठेकेदारों से 10% एडवांस पकड़े हुए थे, वो एक सियासी रिश्वत बंद हुई है ई टेंडरिंग। तो आप इसको अच्छा स्टेप समझते हैं? क्योंकि वो बताया जा रहा है मरियम नवाज साहबा से उनके एमपी बड़े नाराज हैं कि आपने जो वहाँ इजला में जो टेंडर होता है, उनका एक स्टाइल है गवर्नमेंट चलाने का, ब्यूरोक्रेटिक तरीके से वो चलाती है। जब ब्यूरोक्रेटिक तरीके से आप गवर्नमेंट चलाएंगी तो सियासी लोग तो यकीनन खुश नहीं होंगे और सियासी लोगों को कोई पूछता भी नहीं है वहां पे, और ना तो आप ये बात मान रहे हैं कि एमपी, आप ये बात मान रहे हैं कि एमपी एमएनए जो हैं ये वाकई ये ठेकों की ये बिडिंग में पैसे लेते थे और अब उन्होंने ई टेंडरिंग की मेजॉरिटी बिल्कुल लेते थे, बिल्कुल लेते हैं जी, पंजाब में लेते हैं। आप आईबी की स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट्स देख लें, आज से नहीं, ये बड़े सालों से। आपको ख्याल है केपी के सिंध बलोचिस्तान में नहीं लेते पैसे सर? वहां पे नहीं लिए जाते? ये बिडिंग लेते होंगे, मैं नहीं कहता कि नहीं लेते होंगे, लेते होंगे, लेकिन पंजाब में भी पीडब्ल्यूडी से, हाईवे से, बिल्डिंग डिपार्टमेंट से, लोकल गवर्नमेंट से पूरी एक कमीशन की एक रेशो है बनी हुई। सियासी रिश्वत तो शायद बंद हो गई है लेकिन ब्यूरोक्रेटिक कमीशन तो आज भी चल रही है। अच्छा, पता चला कि कोई तकरीबन 120 अरब रुपए का नुकसान हुआ है एमपीज को पंजाब में जब से ई टेंडरिंग शुरू की कि पंजाब हुकूमत ने की है। तो लास्ट जो बताया जा रहा है एस्टिमेटेड 120 अरब रुपए की बचत हुई है, मतलब उसमें वो बिडिंग का पैसा जो है ना, दूसरे लफ्जों में कम उसमें किया है, और एमपीज का शेयर बताया जा रहा था जो इस दफा उनको नहीं गया ई बिडिंग के जरिए। 120 अरब रुपए का नुकसान। देखिए ई टेंडरिंग एक अच्छा काम है और ये कोई जरूरी नहीं एमपी अपने ठेकेदार रखें और ठेकेदार अपने ठेकेदारों को नवाजें और उनको ठेके दें और फिर उनसे कमीशन भी लें। ये एक बिल्कुल बदनमा दाग है जो हमारे सियासी लोगों के ऊपर था। अगर ये खत्म हुआ है तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी भी लोगों ने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में अभी भी जिन्होंने हाथ मारने होते हैं, क्योंकि हम तो जानते हैं जब 1985 से लोग जो फैमिलीज आई थी सियासत में उस वक्त क्या थी और आज क्या बन गई हैं, तो बड़े चांद साहब जाते जाते आपने बराबर कर दिया है, मतलब वेल लेफ्ट पे आप भी बिलीव नहीं रखते, जाते जाते आपने कह दिया जो कहना चाह रहे थे, हैं सर जी। बहुत शुक्रिया ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। और ये हम ये कहते हैं, हम सारे एमपीज का नहीं कह रहे कि सारे, जैसे उन्होंने भी कहा चंद साहब ने, सारे कमीशन लेते हैं, देयर आर मैनी गुड पीपल एज वेल, लेकिन मेजॉरिटी लेती है। और ये बात हम नहीं कह रहे और ना चंद साहब अकेले कह रहे हैं। इससे पहले आपको याद हो शायद खकान अब्बास साहब ने कहा था, मिफ्ता इस्माइल साहब ने, एक साबिक प्राइम मिनिस्टर, एक साबिक एक वजीर खजाना, के उन्होंने कहा था जनाब कि ये जो 500 बिलियन रुपीज का आपने फंड रखा है इसमें 150 बिलियन रुपीज ये रिश्वत है, कमीशन है, तो सारे अपनी मर्जी नहीं उसमें पैसे लेते हैं सारे। अगर सारे मैं कह रहा हूँ सॉरी, मतलब मेजॉरिटी वो कहते हैं पैसे लेते हैं। सो 150-200 रुपया जो है वो डेवलपमेंट फंड का वो एमपीज एमएनएस की जेब में जाता है। वो लोग जो कमीशन लेते हैं सारे नहीं लेते। सो देयर आर गुड पीपल एंड देयर आर अदरवाइज एज वेल। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया चंद साहब फॉर जॉइनिंग अस। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ मजीद स्टोरीज हैं वो डिस्कस करेंगे।
वेलकम बैक नाजरीन। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो वो हम डिस्कस करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद यासीन साहब। मोहम्मद यासीन साहब जो हैं वो मेंबर हैं ऑफ पार्लियामेंट ऑफ यूके सिंस 2017 फॉर बेडफोर्ड, और इनको अभी रिसेंटली जो है वो यूके स्टेट एनवॉय टू पाकिस्तान भी मुकर्रर किया गया है। तो हम बात कर लेते हैं यासीन साहब से। अस्सलाम वालेकुम यासीन साहब। जी वालेकुम सलाम। यासीन साहब, सबसे पहले आपको मुबारक हो फॉर दिस अपॉइंटमेंट। आपको यूके ट्रेड एनवॉय टू पाकिस्तान जो है वो मुकर्रर किया गया है। इस हवाले से हम जानना चाहेंगे कि कौन से ऐसे एरियाज हैं जिसमें यूके और पाकिस्तान के लिए जो है वो पोटेंशियल नज़र आता है, और उस पर आपके क्या प्लान्स हैं और क्या वे फॉरवर्ड होगा। बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में लाने का। एक दो दिन पहले ही मुझे यूके प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान के लिए ट्रेड एनवॉय के तौर पर चुना है जी। और ट्रेड एनवॉय जो होते हैं ये या तो हाउस ऑफ कॉमन से होते हैं या हाउस ऑफ लॉर्ड से होते हैं, और इनका काम ये होता है कि जिस मुल्क के लिए इनको चुना गया है उसमें उस मुल्क में के साथ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के मौकों को तलाश करें, इकोनॉमिक ग्रोथ के मौके तलाश करते हैं, मुल्कों के दरमियान अच्छे तल्लुकात को यूटिलाइज करके तजारत को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा ग्लोबल ब्रिटेन को प्रमोट करते हैं और यूके को एक अच्छी चॉइस पर के तौर पर पेश करते हैं ताकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लाई जा सके। जी, तो मुझे बताइएगा यासीन साहब, कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जिसको आप देख रहे हैं कि पोटेंशियली उसमें इजाफा किया जा सकता है, और जाहिर है ओवर द इयर्स कौन कौन से ऐसे मैं कहूँगी रुकावटें रही हैं कि इस ट्रेड को जो है वो उस तरह से बढ़ाया नहीं गया है। देखिए ये मैं आपको तो मेरा पता है कि मेरा पाकिस्तानी बैकग्राउंड है, मैं पाकिस्तानी ओरिजिन हूँ। मेरे दोनों मुल्कों के साथ मोहब्बत और प्यार किसी से दिखा छुपा नहीं है। मैं दोनों मुल्कों से मोहब्बत करता हूँ और मैं समझता हूँ कि मैं दोनों मुल्कों को करीब ला सकता हूँ और इन्वेस्टमेंट के मौके दोनों मुल्कों के लिए पैदा हो सकते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आज ही मैंने पार्लियामेंट में के अंदर एक अहम इशू को रेज किया है कि यहाँ की यूके की जो यूनिवर्सिटीज हैं, आपको पता है कि उनको फंडिंग की क्राइसिस है जी, और बेशुमार यूनिवर्सिटी जो है वो जॉब्स कट्स कर रही है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। तो आज ही मैंने पार्लियामेंट के अंदर ट्रेड के क्वेश्चन के अंदर ये कहा है कि अगर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को यहाँ पर ज्यादा अच्छे मौके और कोर्सेज दिए जाएं ताकि वो यहाँ पर आए, क्योंकि पाकिस्तान का जो एजुकेशनल प्रोग्राम है, पाकिस्तान का जो उनका गोल है वो पूरा हो और हमारी यूनिवर्सिटीज को फायदा हो सके। तो इसके लिए मैंने आपको क्वेश्चन किया और उसके जवाब में जो मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है उन्होंने ये मुझे कहा है कि उन्होंने प्रोफेसर सर स्टीव स्मिथ को जो है वो इसके लिए अपॉइंट किया है। वो इंटरनेशनल एजुकेशन के चैंपियन है। वो पाकिस्तान की हायर एजुकेशन कमीशन के साथ बात कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मौके दिए जा सके, उनकी बेहतर तालीम मिल सके और यहाँ की यूनिवर्सिटीज को फायदा हो सके। तो तालीम दोनों हाथों से बजेगी इंशाल्लाह। यहाँ पर पाकिस्तान के स्टूडेंट्स का फायदा होगा, वहाँ पर यहाँ की यूनिवर्सिटीज को भी बड़ा फायदा होगा। इसके अलावा IT वर्कर्स मैं कह सकता हूँ और दूसरे स्किल्ड वर्कर जिसमें डॉक्टर्स, नर्सेज। नहीं, इस पे आते हैं IT वर्कर और दूसरे शोबों में जो आप बता रहे हैं इनिशिएटिव हैं। ये आपने भी बात की है कि वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं दे आर फेसिंग अगेन क्राइसिस और उससे जॉब्स कट भी हो रहे हैं और उनको फंडिंग के मसले आ रहे हैं। तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वगैरह ज़्यादातर वहीं पे जाते हैं, लेकिन पाकिस्तानी स्टूडेंट सारी फैमिलीज़ तो ये खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते। सम टाइम वो फीस दे देंगी, बाकी बच्चे जो हैं उनको कहा जाता है आप यूके में जाएं, नौकरी तलाश करें, तो पार्ट टाइम काम करें, जॉब्स करें। लेकिन अभी जो यूके जिस क्राइसिस से गुजर रहा है, तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हों या पाकिस्तानी जिनको वो मिला हुआ है वहाँ पर, उसके बाद एक तो वर्क परमिट मिला हुआ यूनिवर्सिटी से फारिग होने के बाद उनको नौकरियाँ नहीं मिल रही, उनको काम नहीं मिल रहा, वो अपनी स्टडीज़ को वो कैसे फंड कर पाएंगे। यूके तो ऑलरेडी इकोनॉमिक एक उसमें क्राइसिस में लग रहा है, जॉबलेसनेस बढ़ रही है, महंगाई है और बहुत सारे इशू। आप खुद कह रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ अपने जॉब्स कट कर रही हैं। हमने कभी सुने नहीं था कि यूके में ये जो हैं यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनके पास पैसे नहीं होंगे और वो इस पे चले जाएंगे। सो ये क्राइसिस कहाँ से पैदा हुआ? और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स तो वहाँ पे नौकरियाँ ढूंढ रहे हैं सर, उनको नौकरियाँ नहीं मिल रही। लास्ट टाइम आपने खुद भी बताया था हमारे प्रोग्राम में। ये आपकी बात सही है कि यहाँ पर क्राइसिस तो हैं, लेकिन केयर स्टार्मर नए प्राइम मिनिस्टर की क़यादत में हम एक नए अज़म के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज हम जो है वो लोगों को मुहैया कर रहे हैं
जो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस है वो बहुत ज़्यादा है, हम उसको भी ट्राई कर रहे हैं, ये उसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि पिछले 10-12 साल के अंदर जो काफ़ी इग्नोर हुई हैं ये चीज़ें इस मुल्क के अंदर, लेकिन लेबर पार्टी जब से इक़्तिदार में आई है हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मौके पैदा किए जा सकें और उन मुल्कों के साथ भी अच्छे तल्कात किए जा सकें, वहाँ से भी इन्वेस्टमेंट लाई जा सके जिसके साथ पिछले डेकेड के अंदर हमारे तल्कात अच्छे नहीं रहे। ये आप पूरी कोशिश कर रहे हैं यूके के अंदर भी और फॉर जो दूसरे ममालिक उनके साथ भी। ये आप चैलेंज तो है, लेकिन कोशिश तो हम जरूर करेंगे। जी जी सर, ये लगता है ब्रेक्जिट की वजह से इतना बड़ा, क्योंकि पहले यूके में इस तरह की सिचुएशन हमने नहीं देखी जितनी बढ़ रही है, मतलब लॉलेसनेस भी समटाइम नजर आती है, स्ट्रीट्स क्राइम्स हैं वो बढ़ रहे हैं, स्टैबिंग हमने देखा है, बच्चे तक बेचारे कत्ल हुए हैं, और लोग जो है रोजाना दिन में कोई ना कोई एक आध खबर आ जाती है, उसकी लंदन की खबर आ जाती है कि वहाँ पे हालात ठीक नहीं है। फिर हम प्लस देखते हैं पाकिस्तान न्यूज़ के तो चलो अपनी जगह पे हैं सारे, तो ब्रेक्जिट को आप जिम्मेदार समझते हैं या कुछ और, मतलब क्या रीज़न बनी है यूके का जो इस वक्त इकोनॉमिक इसका ये क्राइसिस आया है और उसी वक्त ही आपको पाकिस्तान के लिए अनवाय बनाया गया है? तो इससे पहले भी अनवाय था या ये पहली दफ़ा आपको ये पोजीशन दी गई है, और क्या ऐसी मतलब है आपका ख्याल है पाकिस्तान के साथ एंगेजमेंट्स की ज़रूरत है आपकी हुकूमत को कि उसका ट्रेड का म्यूचुअल दोनों मुल्कों को फ़ायदा हो? जब आप खुद क्राइसिस से गुजरे, हमारी क्या हेल्प कर सकेंगे? देखें, आपने 4-5 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में कर दिए, तो थोड़ा सा मुझे जी वक्त दीजिएगा। एक तो आपने ब्रेक्सिट की बात की, आपकी बात बिल्कुल सही है कि ब्रेक्सिट का हमारे ग्रेट ब्रिटेन को बड़ा नुकसान हुआ है। उससे हमारी जो ट्रेड पार्टनर्स थे और दूसरी जो ट्रेड थी उन पर टैरिफ लगे, इसकी वजह से यहाँ पर महंगाई बढ़ी है। और हमारी जो लेबर गवर्नमेंट है, आपने शायद ये महसूस किया या नहीं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के स्टामर ने यूरोपियन ममालिक के दौरे किए हैं प्राइम मिनिस्टर बनते ही। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ बेहतर ट्रेड के मौके पैदा दोबारा किए जा सके, उनके ट्रेड को बेहतर किया जा सके। इसके अलावा यूक्रेन की जो जंग है उससे भी हमें काफ़ी नुकसान हुआ है। जो हमें फ्यूल वहाँ से आता था रशिया से, यूक्रेन से, वो उसमें काफ़ी मुश्किलात हुई, जिससे गैस और गैस की कीमतें बढ़ी, वो हमारे लिए बड़ी यहाँ पर मुश्किल हुई। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ पहले भी पिछली गवर्नमेंट के साथ भी के अंदर भी एक ट्रेड हुए थे, लेकिन उन्होंने मेरा ख्याल है कभी पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। तो मेरा ये जो मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये जो चुना है, मैंने कोई इसके लिए लॉबी नहीं की, उन्होंने ये शायद महसूस किया है कि मैं बेहतर काम कर सकता हूँ, तो उन्होंने मुझे जो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड है उसके थ्रू ये जॉब ऑफर की। अच्छा सर, आपने अच्छी बात, सॉरी टू कट यू, मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आपसे सवाल करके हम कोई, अभी आपने दो इशू बताया जिसकी वजह से इकोनॉमिक ये क्राइसिस है इस वक्त, और मेरा ख्याल है उसकी जिम्मेदारी भी शायद, नो ऑफेंसेस, आई हैव लॉट ऑफ लव एंड रिगार्ड फॉर ब्रिटिश पीपल, मैं खुद पढ़ा भी हूँ, रहा भी हूँ बड़ा अरसा वहाँ पे, लेकिन ये समझते नहीं कि दोनों ये क्राइसिस के जिम्मेदार जो ब्रिटिश पीपल खुद हैं। ब्रेक्जिट में बोरिस जॉनसन साहब के पीछे लग गए थे और अपना नुकसान के जो बता रहे हैं। अभी आपने यूक्रेन का कहा, तो पूरे यूरोप ने, उन्होंने यूक्रेन को इनकरेज किया कि नेटो में आज जो सब, मतलब पूरी दुनिया कह रही थी कि मत करें, ये जंग होगी, तो उसमें तो आपका ब्रिटेन भी शामिल था, पूरा यूरोप भी शामिल था कि नहीं जनाब के लड़ जा, तू जा लड़ जा। उन्होंने कहा, ज़ेलेंस्की को कहा, उससे प्यूटन से हम तेरे साथ खड़े हुए हैं, आप लोग अभी भी खड़े हुए हैं। तो जंग भी आप लोगों ने शुरू करी, आप अगर चाहते तो उनको डिस्करेज करते, नेटो में ना आने देते, उधर आपने ब्रेक्जिट पे दोनों कर लिया सर। तो उसके बाद ये सारा थोड़ा ब्रिटिश अवाम में इसका एहसास है कि वो इसके जिम्मेदार वो खुद हैं। देखिए, जो जंग की बात कर रहे हैं ये रशिया ने की है, रशिया ने नहीं सर, आपने नेटो में जब लेकर जा रहे थे, पूरी दुनिया कह रही थी नेटो में जाएंगे, रशिया पहले कह रहा था कि अगर ये आया नेटो में यूक्रेन, हमारे आपने घर पे मिसाइल लगाने हैं, हमने नहीं लगाने देंगे। ये तो एवरीबॉडी न्यू दैट कि ये होगा सर। लेकिन जो रशिया वो दुनिया का थानेदार तो नहीं है ना, तो उसकी जो बात पूरी दुनिया तो नहीं सुनेगी। पर दूसरी जो ब्रेक्सिट की बात आपने की, ये बात आपकी सही है कि उस वक्त लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दी गई। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि बोरिस जॉनसन साहब ने पूरे मुल्क का दौरा किया उस वक्त, और उन्होंने एक बस में दौरा कर रहे थे, उसके बाहर लिखा हुआ था कि अगर हम ब्रेक्सिट के लिए वोट देंगे और यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलेंगे तो हमें 350 मिलियन जो है वो NHS के लिए हर हफ्ते में मिलेगा। वो तो कभी आया ही नहीं, और ना वो था, बल्कि उल्टा नुकसान हुआ है। इससे बड़ी हमें प्रॉब्लम हुई है। मसलन NHS के अंदर मैं आपको बता दूं कि जो यूरोपियन स्टाफ था हमारे पास, नर्सिस, डॉक्टर, वो वापस चले गए।
जो यहाँ पर वर्कर थे, फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन वर्कर, वो वापस चले गए। और मैं समझता हूँ कि अब पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन कंपनीज के लिए भी यहाँ पर मौका है, अगर वो यहाँ पर आए, यहाँ पर काम करें। सर आपने कहा ब्रेक्जिट की बात की, सॉरी टू कट यू अगेन, तो ब्रेक्जिट की तो कोई सोच है आपकी लेबर पार्टी में कि जो फैसला गलत बोरिस जॉनसन साहब ने एक पॉपुलर फैसला किया और लोगों को पीछे लगा कि अब उसके कंसिक्वेंसेस आ रहे हैं, ये वक्ती तौर पर एक पॉपुलिज्म का यही नुकसान होता है। अब कोई है सोच कि हमें दोबारा यूरोपियन यूनियन में जाना चाहिए और जो ब्रेक्जिट वाला फैसला था इसको रिवर्स करें, दोबारा हम कोई इसका रेफरेंडम करवाएं? वो तो मेरा ख्याल अभी टाइम लगेगा, शायद कई साल लग जाए, लेकिन जो तजारती जो ट्रेड डील्स हैं वो हम इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर इसीलिए दौरे किए कि बेहतर से बहुत बेहतर मौके आप अपने प्राइम मिनिस्टर को पाकिस्तान भी लेकर कोई आने का है आपका प्लान सर यहाँ पे? क्योंकि जितना बता रहे हैं आपका मीरपुर से तल्लुक है, अगेन वी आर प्राउड ऑफ यू कि आप यहाँ से गए, आप लोगों ने मेहनत की, दैट्स व्हाट वी वांट फ्रॉम ओवरसीज पाकिस्तानी के ये रोल होता है कि आपने बड़ी मेहनत की, एमपीज बने, आप इतने बड़े अहम ओहदे पे हैं। तो कोई प्राइम मिनिस्टर साहब को लेकर कोई है आपका इधर कोई इस्लामाबाद आने का कोई मूड के हैं जी ज़रा मेरे साथ चले, मेरा मुल्क भी देखें, आपको मीरपुर भी दिखाते हैं और आपके साथ ट्रेड की बात भी करते हैं? देखिए पहले मुझे तो आने दें, मैं जब आऊंगा तो इंशाल्लाह मुख्तलिफ जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उनसे मुलाकात होगी, अच्छी कोशिश करेंगे कि बेहतर अच्छा उसके, और फॉरेन मिनिस्टर का दौरा मेरा ख्याल है वो पहले शायद हो। और क्योंकि पिछले काफी अरसे से जब डेविड कैमरन साहब फॉरेन मिनिस्टर थे वो कह रहे थे कि मैंने पाकिस्तान जाना है, लेकिन वो नहीं गए। अब डेविड लैमी साहब हैं और आप कोशिश करेंगे कि उनका दौरा हो या कम से कम मिनिस्ट्रियल लेवल पे दौरा हो। पिछले दिनों हमारे फॉरेन ऑफिस के मिनिस्टर गए हुए थे पाकिस्तान, अच्छा, और उनकी ऑफिसर्स के साथ मुलाकात हुई है, लेकिन वो जूनियर मिनिस्टर थे। अब आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह बेहतरी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे कि मैंने इसलिए आपको पहले कहा कि मैं दोनों मुल्कों से प्यार करता हूँ, और एक बड़ी मेरे लिए बड़ी एक यूनिक पोजीशन है कि शायद इससे पहले जो ट्रेड मिनिस्टर और हमें आप जैसे ओवरसीज पाकिस्तानी चाहिए, हमें आप जैसे लोग चाहिए जो बाहर बैठ के अपने उस मुल्क का फायदा भी करें जहां पे वो हैं, नेशनल है उसके, और हमारे का भी करें सर। दैट्स द पीपल लाइक यू वी वांट। थैंक यू यासीन साहब, वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड कि आप पाकिस्तान आए। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाजरीन। आज शहबाज शरीफ साहब ने पीटीआई को बड़ी शराइत के साथ दोबारा जो है वो ऑफ़र दी है मुज़ाकरात की, लेकिन उसमें उन्होंने पार्लिमानी कमेटी का जो है वो जिक्र किया है, लेकिन पीटीआई ने इसको साफ जो है वो रिजेक्ट कर दिया है और एक दफ़ा फिर उन्होंने कहा है कि हम एहतजाज की सियासत करेंगे, सड़कों पर निकलेंगे। सो लेट्स सी कि वो सड़कों पर निकल पाते हैं, या एहतजाज की सियासत जो है वो कामयाब भी हो पाती है कि नहीं। आज के लिए इतना ही, पीर को आपसे फिर मुलाकात होगी।